अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया मेरे आगे और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। पाकिस्तान के सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने मशवरा दिया है कि पाकिस्तानी कौम मेड इन पाकिस्तानी अशिया इस्तेमाल करें और पाकिस्तान के अंदर बनने वाली चीज़ों के इस्तेमाल की वजह से अगर बैरूनी दुनिया में बनने वाली चीज़ों का इस्तेमाल तर्क कर दिया जाए तो डॉलर में इजाफे का हल निकल सकता है। नवंबर 2018 में 48 से जायद कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया। 2018 में सबसे ज्यादा तादाद इस महीने की है जिसमें सबसे ज्यादा कश्मीरियों को शहीद किया गया। भारतीय मजालिम का सिलसिला कब रुकेगा, इस पर बात करेंगे। अफगानिस्तान में अवाम पर अमरीकी वहशियाना कार्रवाइयां बमबारियां जारी हैं और दूसरी तरफ अमरीका अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकरात में मसरूफ है, लेकिन दोनों के दरमियान में डेडलॉक बरकरार है। फ्रांस मैदान जंग बना हुआ है। शांजेलीजे और इसी तरह पेरिस की सड़कों पर आग ही आग है। मुजाहिरीन और पुलिस आमने सामने हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात का कौमी दिन मनाया गया। वजीर आजम इमरान खान ने मुत्तहिदा अरब इमारात को कौमी दिन पर मुबारकबाद पेश की है। दूसरी तरफ मुत्तहिदा अरब इमारात से बंबई तक समंदर में रेलवे ट्रैक बनाने का एक मंसूबा सामने आया है। इंडिया को मशरिक़ वुस्ता से मुंसलिक करने का यह बहुत बड़ा मंसूबा है जिस पर भी बात करेंगे। इसी तरह चीन और अमेरिका के दरमियान तिजारती जंग खत्म हो गई है। आर्जी तौर पर 90 दिन के लिए इस जंग को रोक दिया गया है। अर्जेंटाइन में चीनी सदर और अमेरिकी सदर के दरमियान में मुलाकात हुई है, इस पर भी बात करेंगे। सऊदी अरब G20 के 3 रुकनी वफद में शामिल हो गया है। G20 कॉन्फ्रेंस भी खत्म हो चुकी है। G20 कॉन्फ्रेंस के अहदाफ और मकासद क्या हैं और मुस्तकबिल में इसके असरात क्या होंगे, इस पर भी बात करेंगे। इसी तरह ईरान में एक खातून सहाफ़ी को अदालती फैसलों के हवाले से तनकीद करने पर 12 साल के लिए जेल भेज दिया गया। ईरान में इंसानी हुकूक की तज़लील जारी है। तौहीन मजहब की रोकथाम के लिए इंडोनेशिया ने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। तौहीन मजहब की रोकथाम के लिए एक जदीद ऐप बनाई गई है जिसके जरिए सारिफीन शिकायत दर्ज करवा कर अपने तौहीन मजहब को रोक सकते हैं। अगर बात कर ली जाए तफसीलन कश्मीर के हवाले से, सबसे पहले तो नवंबर 2018 में जो इत्तलात हैं, जो रिपोर्ट है वो ये है कि नवंबर 2018 में 48 से जायद कश्मीरियों को भारत ने शहीद कर दिया है। ये सिर्फ वो तादाद है जिनको भारत ने शहीद किया, जबकि जख्मियों की तादाद अनगिनत है। और इसी तरह इनमें बच्चे भी शामिल हैं, खवातीन भी शामिल हैं, बच्चियां भी शामिल हैं। पैलेट गनों का इस्तेमाल किया गया, उन्हें जख्मी किया गया और फिर हज़ारों की तादाद में गिरफ्तार होने वाले अलग हैं। और एहतजाजी मुजाहरे भी होते रहे नवंबर के अंदर। और इसी तरह अगर बात कर ली जाए भारतीय कब्जे के हवाले से, तो रवां साल तकरीबन 250 से जायद जो है 11 महीनों के अंदर 250 से ज्यादा कश्मीरियों को भारत ने अपनी बर्बरियत का निशाना बनाया और उन्हें कश्मीरियों को शहीद किया। दूसरी तरफ से अगर पिछले 11 महीने की सूरत हाल का जायजा ले लिया जाए तो सूरत हाल यह सामने आती है कि बयानात मुजम्मती दिए गए हैं लेकिन अमलन कुछ नहीं किया गया। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं। हमारे साथ अभी लाइन पर मौजूद हैं मोहतरम जनाब अब्दुल हमीद लोन साहब, जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के। अब्दुल हमीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ये फरमाइएगा कि कश्मीर में जो रिपोर्ट सामने आ रही है कि 48 के करीब या उससे भी ज़्यादा कश्मीरी जो हैं नवंबर के महीने में शहीद कर दिए गए हैं और रवां साल 250 से ज़्यादा की तादाद है कश्मीरियों को शहीद किया गया है। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि कश्मीरियों पर मुसलसल जुल्म जारी है और दूसरी तरफ से कोशिशें हो रही हैं कि भारत के साथ ताल्लुकात अच्छे कर लिए जाएं? हिंदुस्तान पिछले 70 साल से कश्मीरियों की नस्ल कुशी पे गामजन है। 1989 के बाद 1 लाख से ज्यादा लोगों को शहीद किया गया है। जम्मू का जोनासाइड आज भी कश्मीरी नहीं बोले हैं, क्योंकि कश्मीरी अपने हक खुद इरादत के लिए जो है जद्दोजहद कर रहे हैं, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, जिसका अक़वाम मुत्तहिदा ज़ामिन है। तब हिंदुस्तान हमेशा हरदरम निकला और कश्मीरियों का कत्लेआम इस वक्त भी जारी है। जिस तरह से आपने इस महीने की जो रिपोर्ट पे बात की है, हिंदुस्तान बजोर ताकत कश्मीरियों को दबाने की कोशिश कर रहा है। आप देखें, जहां जमाल खाशगी के हवाले से दुनिया चीख उठी, या दुनिया में जहां पर भी इस तरह की कोई वाक़ात हुई है, पूरी जो दुनिया खड़ी हो जाती है, यूरोपियन मीडिया खड़ा हो जाता है, अमेरिका खड़ा हो जाता है। वहीं कश्मीर में उन्हें यह नजर क्यों नहीं आ रहा है
वहां गाजर मूली की तरफ कश्मीरियों को काटा जा रहा है। एक मासूम बच्ची 18 महीने की, उसको पैलेट का निशाना बनाया गया है। इसी तरह से कल वहां पर उसातिज़ा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जर्नलिस्ट के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सोशल मीडिया पे जो भी इस एट्रॉसिटीज को हाईलाइट कर रहा है, उसको हिंदुस्तानी एजेंसीज उठाकर हुकूमत खानों के अंदर तशद्दुद का निशाना बनाती है। बेलगाम घोड़ों की तरफ भारतीय फोर्सेस दौड़ रही हैं, हमारे हुकूक जो है उनको रौंदा जाता है, वहां पर जो हमारे राइट्स हैं उनको जो है सलब किया गया है। इसी तरह से वहां पर जो जेनोसाइड है, जो हिंदुस्तान मास रेप्स करता है, जो वहां जो मास ग्रेव का मामला है, दुनिया खामोश क्यों है? कश्मीरी अपने फंडामेंटल राइट की बात कर रहे हैं, और कश्मीरी जब तक ना हमें अपना हक खुद आदत मिल जाता है, हिंदुस्तान जितने भी मुजालिम हम पे डाले, जितने भी वो जबरदस्ती और जिस तरह से वो दुनिया को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, मैं समझता हूं कि कश्मीरी अवाम सब साजिशों को नाकाम बनाएंगे, और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब हम आजाद होंगे। ताहम दुनिया की जिम्मेदारी बनती है, खासकर अक़वाम मुत्तहिदा की, कि इन चीजों को वो रोके जो हुकूकुल बशर की तंजीमें हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब्दुल हमीद साहब, बहुत अच्छी आप गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन इसमें खुशाइन बात यह है कि जी बिल्कुल अब्दुल हमीद साहब, लेकिन ये आप खुशाइन बात यह है कि पिछली दफा यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर एक करारदाद पेश हुई है, जिसमें इन चीजों को जो है जाहिर किया गया कि हिंदुस्तान वहां काले कवानीन नाफिज करके कत्लेआम कर रहा है, पैलेट बरसा रहा है, बुलेट बरसा रहा है, और उन लोगों को खराज तहसीन हम पेश करें जो यूरोप के अंदर राजा नजामुत हुसैन सेल्फ डिटर्मिनेशन के चेयरमैन है, उनका बड़ा किरदार है, या जो जिनेवा में जाते हैं वो इसको हाईलाइट कर रहे हैं। पाकिस्तान का सफारतखाना जहां डॉक्टर फैसल या मलिया लोधी तक लोग काम कर रहे हैं, तमाम इसमें मजीद काम करने की जरूरत है, हिंदुस्तान को एक्सपोज करने की जरूरत है, और इन चीजों को सामने लाया जाए। जहां पर भी जुल्म ज्यादती हो, सपोर्ट करे इस चीज की, हक बात का वो सपोर्ट करे, न कि वो शुतुरमुर्ग की तरह अपने सर को परों के अंदर छुपा ले। जी अब्दुल हमीद साहब, इसमें आपने बिल्कुल एक्सपोज तो करना चाहिए भारत को, लेकिन दूसरी तरफ से देखने में ये खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान अमन का हाथ बढ़ाता है भारत की तरफ। करतारपुर बॉर्डर भी खोल दिया गया, और साथ साथ भारत को पैगाम दिया गया कि वो बैठकर बातचीत कर ले और मसले का हल निकाले, लेकिन भारत तो राजी नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है, कश्मीरी अवाम तो इससे दुखी होंगे कि पाकिस्तान को भारत के साथ वो रवैया नहीं रखना चाहिए, अमन की बात नहीं करनी चाहिए, जब भारत ही नहीं मानता। देखिए, पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीर के हवाले से पॉजिटिव अप्रोच अपनाया है, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान ने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है हर वक्त, पाकिस्तान हर धर्म निकला है। चाहे हिंदुस्तान दुनिया को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, वहां पर इंटेलेक्चुअल्स भेजकर कि मैं बातचीत करना चाहता हूं। देखिए, इस मसले के 3 फरीक हैं, जिसमें भारत, हिंदुस्तान और कश्मीरी जो है प्राइमरी पार्टी है, प्रिंसिपल पार्टी है। जब तक ना आप उनको एतमाद में लोगे। बिल्कुल। अब्दुल हमीद साहब, जो हुर्रियत रहनुमा हैं उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है वहां पर? वहीं निहत्ते कश्मीरी जो कंपोजिट डायलॉग के हामी है, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, सईद अली शाह गिलानी साहब फॉर्मूला जो है उन पे वो हिंदुस्तान अमल करे। देखें, जब तक ना आप इसको बातचीत के जरिए हल करेंगे, जो बंदूक वो कोई किसी मसले का हल नहीं है। तमाम कश्मीर के जो एजुकेटेड लोग हैं वो परेशान हैं, वो बंदूक उठाने पे मजबूर हैं। समझिए कि ये मसला जो है ये अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। ताहम उसके लिए कोई तीसरा फरीक सामने तो आए, अमेरिका को अपना जो पॉलिसी तब्दील करनी होगी वो आगे आए, जहां वो जस्टिस की बात करता है, जहां वो राइट्स की बात करता है। कश्मीर में उसे ये कत्लेआम क्यों नहीं नजर आ रहा है? हिंदुस्तान एक जारिया मुल्क है, इंतहा पसंदों के हाथों में है। आप देखें, करतारपुरा के हवाले से पाकिस्तान ने एक अच्छा अप्रोच अपनाया है। हिंदुस्तान का मीडिया जिस तरह से प्रोपेगेंडा कर रहा है कि जो इंतहा पसंद लोग जिस तरह से वो इसको गलत रंग दे रहे हैं, ये बदकिस्मती है कि ये जमहूरियत का जो दावेदार है, इसके चेहरे पे बदनुमा दाग जो है, ये झूठ और जो प्रोपेगेंडे का, इसको जो है खत्म करना होगा, दुनिया को आगे आना होगा। और इंशाल्लाह हम समझते हैं कि कश्मीरी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस एक पेज में है। हम हमेशा कहते हैं कि बातचीत हो, डायलॉग के जरिए से हल हो मसला, और कंपोजिट डायलॉग हो। इस तरह नहीं, हम हिंदुस्तान को राजी करना होगा, हिंदुस्तान को प्रेशराइज करना होगा, और इंशाल्लाह हम दोनों फरीक जो इस हवाले से तैयार हैं। जी चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल हमीद लोन साहब हुर्रियत रहनुमा थे, और इसी तरह हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के हवाले से वो उसके सेक्रेटरी इत्तलात भी हैं, और उस ज़िमन में कश्मीर के हवाले से आवाज़ उठाई जाते रहे। बदकिस्मती ये है कि कश्मीर का मसला पिछले 70 साल से उलझा हुआ है। कश्मीरी अवाम कुर्बानियाँ दे रही है, 1 लाख से ज़ायद कश्मीरी शहीद हो चुके हैं, और सिर्फ 1 महीने में 50 के करीब जो है कश्मीरियों को शहीद किया जा चुका है। छोटे छोटे बच्चे भी उसमें शामिल हैं, और इसी तरह ख़वातीन भी शामिल हैं, लड़कियाँ भी शामिल हैं, बच्चे भी स्कूल नहीं जा सकते हैं, सड़कें बंद हैं,
बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है, लेकिन दुनिया को ये जुल्म दिखाई नहीं दे रहा है। पाकिस्तान को भी इस पर अपना भरपूर मौक़िफ़ अपनाना होगा, भरपूर किरदार अदा करना होगा। करतारपुर बॉर्डर तो खोल दिया गया, भारत को पैगाम तो दे दिया गया, लेकिन भारत मान नहीं रहा, तो भारत को फिर उसी की ज़ुबान में समझाना पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। जब भारत एक तरफ से पाकिस्तान के ऊपर हमले करने की बात करता है, फौजियों को मार देता है, चौकियों पर हमले करके, कश्मीर में रोज़ाना 2 से 3, 4, 5 कश्मीरियों को शहीद किया जा रहा है, तो पाकिस्तान को भी उसी ज़ुबान में भारत को जवाब देना बहुत ज़रूरी है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बात करनी थी अफगानिस्तान के हवाले से। बदकिस्मती ये है कि अफगानिस्तान भी इस्लामी मुल्क है और पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क है, वहाँ भी अमेरिका की वहशियाना बर्बरियत जारी है। और पिछले 1 महीने के अंदर जो सूरत हाल रही अफ़गानिस्तान की, वो भी इंतहाई अफसोसनाक रही, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं धमाके हुए, बड़े बड़े धमाके हुए, और लगभग 200 से ज़ायद शायद जो हैं वो अफ़गान शहीद हो गए, और अमरीकी बमबारी से आम आवाम भी जाँ बहक हो रही है। इस पर मज़ीद बात कर लेते हैं, और बात ये भी कर लेते हैं कि अफ़गान तालिबान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात जो चल रहे हैं उसमें डेडलॉक भी आ रहा है, तो वो किस हद तक दुरुस्त होगा। मोहम्मद कासिम साहब इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टर हैं, अफगानिस्तान की सूरत हाल को अच्छी तरह से देखते हैं। कासिम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। ये फरमाइएगा कि अफगानिस्तान में जो वहशियाना बमबारी है वो आम आवाम पर की जा रही है, बहुत से लोग भी शहीद हो चुके हैं, तो आप नवंबर के महीने की जो रिपोर्ट है उसको आपने देखा होगा कि कितने धमाके हुए, कितने अफगान शहरी जो हैं वो शहीद हुए। नवंबर में मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयों, बमबारियों तकरीबन 244 से ज्यादा वाक़यात हुए हैं। लेकिन गुज़श्ता मंगल को अमेरिका ने हेलमंड में जो बमबारी की है उसमें आम लोग निशाना बने हैं। जी जी कासिम साहब, आप आवाज ड्रोन हमले में तालिबान के एक मारूफ रहनुमा मौलवी अब्दुर्रहमान उर्फ अब्दुल मनान को 2 साथियों समेत निशाना बनाया है। इसके साथ साथ अफगानिस्तान में सर्दियों में पहली बार जंग को बढ़ाया जा रहा है, और इसकी बुनियादी वजह यह है कि अफगानिस्तान में तालिबान मुसलसल दबाव बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि अमेरिका चाहते हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान के साथ 6 महीनों के अंदर अंदर जो सर्दियां शुरू होती है इसमें मुआहदा हो जाए, लेकिन तालिबान इसके लिए तैयार नहीं है। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि तालिबान के लिए ये मुश्किल है कि जो लोग जिनकी जो जंग फील्ड में है उनको किस तरह इस बात पर आमादा करेंगे कि अमेरिका के साथ सियासी मुज़ाकरात जो इस अमल से हमें फायदा करने के लिए अमेरिका से मोहलत मांगते हैं, लेकिन अमेरिका चाहते हैं कि 6 महीनों के अंदर ये मामला हल हो जाए। दूसरी जानिब अमेरिकी वजीर दिफा जेम्स मैटिस ने कहा है कि अगर अफगानिस्तान में तालिबान के साथ मुआहदा हो भी जाता है तो हम अफगानिस्तान से अपनी फौज नहीं निकालेंगे, जिस पर तालिबान का कहना है कि जब तक अमेरिकी फौज अफगानिस्तान में है वो अफगानिस्तान में लड़ाई जारी रखेंगे, चाहे इसके लिए मजीद 100 साल हमें लड़ना पड़े। तो इससे मजीद तशद्दुद में इजाफा होगा। जी कासिम साहब, आपने मुआहदे की जिक्र किया कि 6 महीने की जंगबंदी का मुआहदा होने जा रहा है, या फिर 6 महीने के बाद अमेरिकी फौज अफगानिस्तान से निकल जाएगी? वो अमरीकी चाहते हैं कि 6 महीनों के अंदर पहले जंगबंदी का मुआहदा हो, अफगान तालिबान के कैदियों का मसला हल हो जाए और ये इंतखाबात मुलतवी हो जाए। 5 पॉइंट वो चाहते हैं कि इसमें 3 ये है और 2 ये है कि मुख्तलिफ गवर्नरशिप उनको दी जाए, और ये जो हुकूमत है मुंतखब उसको खत्म करके उसकी जगह एक आरजी उबूरी इंतजामिया कायम की जाए या वसील बुनियाद हुकूमत कायम की जाए। लेकिन तालिबान को मुश्किल ये है कि वो अपनी सगीर जंगजुओं को, जिनको वो तक गुज़श्ता 22 साल से ये कह रहे कि ये जमहूरियत, ये वोट का सिस्टम जो है ना ये इस्लाम में नहीं, ये कुफर है, उसको किस तरह वो राजी करेंगे, ये सबसे बड़ा मसला है। इसलिए तालिबान चलें, सबसे बड़ा मसला है। कासिम साहब, आपने हमें वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन किराम, आगे बढ़ते हैं। हमने बात करनी थी, फ़्रांस में एहतजाजी मुज़ाहरे जारी हैं और फ़्रांस जो है मैदान जंग बना हुआ है, और पेरिस जो फ़्रांस का दारुल हुकूमत है, दुनिया का बहुत बड़ा मशहूर ये कैपिटल है, वहाँ पर आग लगी हुई है, गाड़ियाँ जलाई जा रही हैं, इमारतों में आग लगाई जा रही है, और इसी तरह मुज़ाहरे हो रहे हैं और मुज़ाहरों में शिद्दत भी आ गई है, झड़पें भी हो रही हैं।
और तकरीबन 200 से ज़ायद जो हैं अफराद ज़ख्मी भी हो चुके हैं और कई सैकड़ों की तादाद में लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं। पुलिस और मुजाहिरीन आमने सामने हैं। तो फ्रांस के अंदर ये सूरत हाल क्यों है, इसकी वजह क्या है, और फिर वहाँ की जो हुकूमत है वो इस पर कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही? बुनियादी तौर पर वजह जो बताई जाती है वो महंगाई बताई जाती है कि पेट्रोलियम मसनूआत में और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ था, जिसकी वजह से ये मुजाहरे शुरू हुए और मुख्तलिफ फ्रांस के मुख्तलिफ शहरों में ये मुजाहरे हो रहे हैं। और इसके जो जवाब में हुकूमती मौक़िफ़ है, हुकूमत ने मुजाहिरीन को यकीन दहानी तो करवाई है कि वो ज़रूर जो मसनूआत हैं, जो महंगाई है, उस पर गौर व फिक्र कर रहे हैं, उस पर कंट्रोल भी करने की कोशिश कर रहे हैं। मजीद बात कर लेते हैं फ्रांस में क्या सूरत हाल है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लाइन पर जनाब साहिबजादा अतीकुर्रहमान साहब, फ्रांस से हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि फ्रांस में इस वक्त क्या हो रहा है। साहिबजादा अतीकुर्रहमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ये फरमाइएगा कि जो फ्रांस में सूरत हाल चल रही है, पिछले 2-3 हफ्तों से हम देख रहे हैं कि मुसलसल मुजाहरे हो रहे हैं, एहतजाज हो रहा है और मुजाहरों में शिद्दत भी आ गई है। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि ये मुजाहरे शुरू क्यों हुए और ख़त्म क्यों नहीं हो रहे? जी, मुजाहरों के जो मेन बेसिक वजह है वो यही है कि जब से नए सदर आए हैं इमानुएल मैक्रों, हर जगह महंगाई बढ़ गई है। सिर्फ ये नहीं कि पेट्रोल की मसनूआत में जो आम जरूरियात जिंदगी है एक आम शख्स की, उनमें महंगाई बढ़ गई है। तो जब पेट्रोल की आखिरी दिन का साबित हुआ, जो लोगों का जो गुस्सा था वो फिर फट कर बाहर आ गया। तो ये सोशल मीडिया से ये बात शुरू हुई कि 17 नवंबर को पूरे फ्रांस को बंद किया जाए। उसमें कोई मुजाहरों की बात नहीं थी, कोई सिर्फ ये था कि गाड़ियां ना चलाएं, बसों पे सफर ना करें, कोई चीज नहीं खरीदें, पेट्रोल पंप पे नहीं जाएं, 1 यूरो खर्च ना करें ताकि गवर्नमेंट को टैक्स की मद में कोई पैसा ना मिले। उसी हवाले से फिर मुजाहरा ऑर्गेनाइज हुआ, लेकिन वो फिर बढ़ते बढ़ते ऐसा इतना बड़ा बढ़ा कि वो पुरतशद्दद रास्ते इख्तियार कर लिए मुजाहिरीन ने, खुसूसी तौर पे लास्ट हफ्ते को और जो कल हफ्ता गुजरा है उसमें जो फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस की जो सबसे खूबसूरत शाहराह है, जिससे सिर्फ 200 मीटर के फासले पे दीवाने सदर है, जहाँ पे सबसे बड़े कारोबारी मराकज हैं, उसके इर्द गिर्द दुनिया की बड़ी सफारत खाने हैं और जो सबसे बड़े ब्रांडेड हैं जो कंपनीज हैं उनके जो शोरूम हैं, तो वहां पे बहुत पुरतशद्दद किस्म के मुजाहरे हुए, जहाँ पे दुकानों को, गाड़ियों को तोड़ा गया, आग लगाई गई, सड़कों में वाटर कैनन और आंसू गैस का बेदरेग इस्तेमाल किया, सैकड़ों की तादाद में लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन ये जो एक सोशल मीडिया से ये शुरू होने वाली जो एक अपील थी या पूरे फ्रांस में फैल चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह कि इसमें कोई किसी भी किस्म की जो सियासी इन्वॉल्वमेंट है वो अभी तक नहीं है, यानी कि बिल्कुल जो अवाम है उन्होंने हुकूमत की तरफ से जो टैक्सों में इजाफा है और जो महंगाई में कमी नहीं ला सकी, उसके खिलाफ समझने के अदमे इत्मीनान कर दिया है। जी अतीक साहब, ये भी बताइएगा कि कितनी महंगाई में इजाफा कितना हुआ है, कितने अरसे में कितना इजाफा हुआ है जिससे अवाम परेशान है? जी अतीक साहब, आप सुन पा रहे हैं? काम करते हैं, ये नहीं कि जो लोग काम करते हैं वो भी ये कहते हैं कि जब महीने का एंड आने वाला होता है तो हमारे पास खर्च करने के लिए कुछ नहीं रहता। तो मैं समझता हूं कि ये मिस्टर इमानुएल मैक्रों जो है, ये समझ लें कि अवाम के पसंदीदा सदर थे। जितने वोट और जितनी सीटें लेके ये आए हैं, गुज़िश्ता के या शुरू में कोई भी फ्रांस का जो प्रेसिडेंट है वो इतनी अक्सरियत से कह सकते हैं कि 1-2 साल हुए थे उस पार्टी को बने हुए, और उस पार्टी ने तकरीबन 2/3 अक्सरियत ली गुज़िश्ता साल के सदारती इलेक्शन में। और बहुत सारे लोग जो थे, यंग लोग थे, जो अक्सरियत उन लोगों की पहली दफा पार्लियामेंट में आई कि जो उससे पहले कभी भी पार्लियामेंट नहीं आए थे, और जो पुराने सियासतदान, बड़े बड़े सियासी बुर्ज जो थे, उनको उल्टा के लिए ये लोग आए और इनका नारा ये था कि ये अवाम की पार्टी है और ये अवाम के लिए कुछ करेगी। लेकिन उन्होंने अवाम के लिए वो कुछ नहीं किया।
जो अवाम की सोच थी। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह यूरोप पूरे में खुसूसी तौर पे फ्रांस की तालीम याफ्ता और बाशऊर अवाम है, तो जब ये इनकी अपने जो इंटरेस्ट हैं या इनके जब पेट पे लात पड़ती है या जो अवाम के मफादात हैं जब उन पे जरब पड़ती है, तो ये फिर जो सियासी वाबस्तगियां हैं उनको छोड़ के अपने लिए, अपनी नस्ल के लिए और पूरे मुआशरे के लिए लोग खड़े होकर एहतजाज करते हैं। ये हमारी पाकिस्तानी अवाम की तरह नहीं है कि खाने के लिए कुछ नहीं रहा, पीने के लिए कुछ नहीं रहा, इकॉनमी का बेड़ा गर्क हो गया है, मईशत खत्म हो गई है, डॉलर 4 गुना बढ़ गया है, लेकिन अवाम सिर्फ इस वजह से नहीं खड़ी होती कि हम ये इस शख्स को हमने वोट दिए थे, इस पार्टी को हमने वोट दिए थे, तो हम इसके खिलाफ कैसे एहतजाज करें। मैं समझता हूँ कि फ्रांस में अवाम की जो पार्टी है वो सबसे पहले उनकी अपनी जात है। वो जब देखते हैं कि अवाम का इस वजह से नुकसान हो रहा है, अवाम के ऊपर महंगाई का जो पहाड़ है वो गिर रहा है, तो वो फिर सियासी वाबस्तियों को एक साइड पे रख के जी चलें बहुत बहुत शुक्रिया साहिबजादा अतीकुर रहमान साहब, आपने हमें वक्त दिया। ये थे हमारे साथ फ्रांस से साहिबजादा अतीकुर रहमान, फ्रांस की सूरत हाल बता रहे थे। फ्रांस के अंदर एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और पुरतशद्दद शक्ल इख्तियार कर ली गई है। शांज़ेलीज़े जो बड़ा मशहूर वहाँ पर इलाका है, वहाँ पर भी एहतजाजी मुजाहरे हो रही हैं, इमारतों को आग लगाई जा रही हैं और गाड़ियाँ भी जलाई जा रही हैं फ्रांस के अंदर। तो ये सूरत हाल बन चुकी है और हुकूमत की तरफ से जो बयान सामने आया है उस बयान के मुताबिक फ्रांस की हुकूमत एमरजेंसी का निफाज भी कर सकती है अगर सूरत हाल काबू में ना रही। और इतलात के मुताबिक 5000 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो हैं वो तैनात थे फ्रांस के अंदर, जो सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए थे, लेकिन वो सूरत हाल को कंट्रोल नहीं कर सके हैं। दुनिया के अंदर फ्रांस की सूरत हाल पर बहस जारी है, डिस्कशन की जा रही है कि फ्रांस में क्या हो रहा है और फ्रांस की सूरत हाल बहुत ज़्यादा बदतर भी होती जा रही है और एमरजेंसी का निफाज भी हो सकता है। और फिर वहां पर जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो भी काफी हद तक मुतासिर हैं, कारोबारी हजरात भी बहुत ज्यादा परेशान हैं। बहरहाल ये सूरत थी फ्रांस की। आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले एक मुख्तसर सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। एशिया से अफ्रीका तक, अमेरिका से यूरोप तक, पाकिस्तान से सऊदी अरब तक, दुनिया भर की ताज़ा और मुस्तनद खबरें, बेलाग और मुनफरिद तज्जियात, सियासी, समाजी और मुआशरती प्रोग्राम्स, तज्जियाकारों, दानिश्वरों, माहिरीन और मुफक्किरीन की बेहतरीन टीम। उर्दू जुबान के सबसे बड़े मुस्तनद चैनल 24 उर्दू के जरिए हर पल रखेगी आपको बाखबर।
नाज़रीन बात करेंगे चीन और अमेरिका के दरमियान जो तिजारती जंग थी उस हवाले से 90 दिन का वक्फा आया है। अर्जेंटाइन के अंदर चीनी सदर और अमेरिकी सदर के दरमियान में मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में इत्तिफाक किया गया है कि 90 दिन तक दोनों ममालिक जो हैं एक दूसरे पर जो टैक्सों में इजाफा है वो नहीं करेंगे और 200 अरब डॉलर से ज़ायद की बताया जाता है कि दरामदात होती हैं अमेरिका के अंदर चाइना से, और चाइना से चीज़ें भेजी जाती हैं अमेरिका में। और इसके साथ साथ जो इससे पहले देखा गया कि दोनों ममालिक एक दूसरे के खिलाफ तिजारती हवाले से टैक्सों का निफाज करते रहे, पहले अमेरिका ने किया फिर उसके बाद चाइना ने भी कर दिया, तो ये दोनों की आपस में जो ऊंच नीच है ये चलती रही। लेकिन अब अर्जेंटाइन में जहां पर G20 कॉन्फ्रेंस हुई थी उस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुलाकात हुई है अमेरिकी सदर के दरमियान में और जो चीनी सदर हैं उनके दरमियान में। मुलाकात में जो बताया जा रहा है, जो रिपोर्ट है 2 घंटे से ज़ायद का जो ये एक मीटिंग थी उसमें खाना भी शामिल था और उस दौरान जो है इत्तिफाक किया गया है कि 90 दिन तक कोई मज़ीद टैक्स नहीं लगाए जाएंगे। चीन और अमेरिका की सूरत हाल आपस में तिजारती कैसी है, इस पर मज़ीद बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब फरहान शब्बीर साहब जो सीनियर एंकर पर्सन भी हैं और तजियाकार भी हैं। फरहान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ये फरमाइएगा कि चीन और अमेरिका के दरमियान जो तिजारती जंग थी वो 90 दिन तक मौकूफ़ कर दी गई है। अर्जेंटाइन में जो मुलाकात हुई है उसमें इत्तिफाक किया गया कि 90 दिन तक मज़ीद कोई टैक्स नहीं लगाए जाएंगे। तो आप दोनों ममालिक की तिजारती ताल्लुकात को किस तरह से देखते हैं और मुस्तकबिल में दोनों ममालिक एक दूसरे के ख़िलाफ़ क्या मज़ीद टैक्स लगा सकते हैं और जो आपस में तिजारती जंग है उसका क्या मुस्तकबिल होगा और क्या हल होगा? बहुत शुक्रिया आपका मुझे लाइन पे लेने के लिए। देखिए, जो अभी मुलाकात भी हुई है इसके ऊपर तो सारी दुनिया की नजरें लगी हुई थी और चीन और अमेरिका के दरमियान ये जो ट्रेड जो तिजारती जंग का आगाज हुआ था तो इसके हवाले से तो पिछले कई महीनों से सारे मईशतदान, खुद IMF के बड़े जो अहदेदारान से लेके वर्ल्ड बैंक के दीगर तमाम मईशतदान ही जो खबरदार भी करते आ रहे थे। और ये भी एक तरह से ट्रम्प बिलखुसूस इसी का इनिशिएटिव ट्रम्प ने ही लिया था इस तिजारती जंग के आगाज का, और इससे पहले से एक फजा जो बन रही थी अमेरिका में चीन को लेके, तो ट्रम्प को भी समझाते आ रहे थे कि इस जो तिजारती जंग दोनों ममालिक में आप दोनों के दरमियान होगी तो उसके असरात जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं उनके ऊपर बड़े बुरे पड़ेंगे। और जब वैसे ही दुनिया एक अलग मेल्टडाउन की तरफ जाती हुई नजर आ रही है, इकोनॉमिक रिसेशन की तरफ जाती हुई नजर आ रही है 2008 की, तो ऐसी ट्रेड जंग का छेड़ था कि ट्रम्प ने ड्यूटीज लगा दी थी और 50 अरब डॉलर्स की चाइना से होने वाली इंपोर्ट्स मुख्तलिफ जो थी उनके ऊपर 25% ड्यूटियां लगाई हुई थी और 200 अरब डॉलर्स के ऊपर 10% ड्यूटियां ये पहले से लगाई हुई थी। ये जो अब मुलाकात थी आज जो जिस हम G20 की मुलाकात की हम बात जी तय नहीं होती तो फिर 1 जनवरी से मजीद ड्यूटियां बढ़ानी थी ट्रम्प ने, यानी कि चाइना से जो अमेरिका इंपोर्ट कर रहा है उसमें से 50 अरब डॉलर्स के ऊपर जो पहले 25% ड्यूटियां थी वो तो बरकरार रहती, बाकी के 200 अरब डॉलर्स के ऊपर जो 10% की ड्यूटी थी उसको बढ़ा के उसने 25% तक कर देना था। ये ड्यूटीज की फिर जंग चलती। इसके साथ साथ चाइना भी जवाब में हम देख चुके हैं कि पहले जैसे ही अमेरिका ने ये ड्यूटीज लगाई हैं, चाइना ने भी अमेरिका की आने वाली इंपोर्ट्स को, यानी कि अमेरिका से जो चाइना इंपोर्ट्स करता है हाईटेक और इसके अलावा सोयाबीन, इसके अलावा ऑटो गाड़ियां, उनके ऊपर भी ड्यूटियां लगाई थी और 110 अरब डॉलर बनते थे उन प्रोडक्ट्स की जिनके ऊपर ड्यूटीज लगाई थी। अब आज जो मुलाकात हुई है इसके ऊपर बड़ी नजरें थी और लोग ये सोच रहे थे, और ट्रम्प चूंकि अनप्रिडिक्टेबल है, ट्रम्प के मुतालिक तो ये कहा जाता है कि समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो अभी एक लम्हे के बाद अपनी किसी बात से पलट सकते हैं, उस पर जमे भी रह सकते हैं। इस G20 की मुलाकात के बाद अब ये बात सामने आई है कि 90 दिन तक फिलहाल एक सीज फायर आप कह लें इस तिजारती जंग का हुआ है, जिसमें चाइनीज जो वजीर खारजा हैं वो तो ये कहते हैं कि ये एक विन विन तरह की सूरत हाल रही है दोनों के लिए, जिसमें 90 दिन के ऊपर इत्तेफाक किया गया है कि फिलहाल अमेरिका ड्यूटीज में जो इजाफा करने की बात कर रहा था वो नहीं करेगा और अभी इस मामले को देखा जाएगा। लेकिन शराइत कुछ रखी गई हैं अमेरिका की जानिब से, ट्रम्प की जानिब से कुछ शराइत रखी गई हैं और वो शराइत ये है कि चाइना जो पहले से एक अमेरिका का इल्जाम था, कुछ इसको भी अगर आप समझें कि ये मामला था क्या ड्यूटीज का, अमेरिका का ये कहना था चाइना एक इकोनॉमिक पावर बनती जा रही है और चाइना का एक विजन है 2025 का मेड इन चाइना, जिसके मुताबिक चाइना शी जिनपिंग ये कहते हैं कि कोई चीज ऐसी नहीं होगी 2025 तक जो चाइना नहीं बनाएगा। इसीलिए चाइना हर अमेरिकी कंपनीज की ये शर्त जरूर रखता था कि आप आए हमारे यहाँ, हमारी सस्ती मार्केट से आप फायदा उठाएं, चीप लेबर से आप फायदा उठाएं, लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ।
बाद में, ताकि हम भी वो चीज खुद बना सकें। और साथ में दूसरी चीज ये होती थी कि चाइनीज अगर कंपनी किसी भी तरह से, कोई भी कहीं से भी उस कंपनी का, मिसाल के तौर पे एक मोबाइल फोन कंपनी अमेरिका से जाके चाइना में प्लांट लगा के वो अपना कारखाना चला रही है, वहां से अगर उसका वो डिजाइन, उसकी चिप का जो भी है सर्किट, वो चोरी भी हो जाता है और दूसरा कोई कारोबार शुरू कर भी देता है, तो अमेरिका का ये कहना होता है, चाइना से शिकवा होता है कि आप इस पायरेसी को, इस इंटेलेक्चुअल थेफ्ट को रोकते नहीं है। लिहाजा अब ये जो 90 दिन की ट्रूस हुई है, तिजारती जंग के अंदर अभी जो जंग बंदी हुई है, इसमें ये दो शर्तें अमेरिका की तरफ से रखी गई हैं कि एक तो ये जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, इस पे जो टेक्नोलॉजी थेफ्ट है, इस पे आप बेहतर करेंगे इकदाम, और दूसरी चीज ये कि जो ट्रेड बैरियर्स हैं, यानी कि आप अमेरिका से इंपोर्ट भी अब चाइना मजीद बढ़ाए, अपनी हमसे भी चीजें खरीदो, अमेरिका ये कहता है। क्योंकि देखें, जो दोनों के दरमियान तिजारती हुजम है अमेरिका और चाइना के दरमियान, वो $650 अरब का है, जिसमें तकरीबन $400 अरब की चीजें अमेरिका खरीदता है। बिल्कुल। अमेरिका के खिलाफ कि उसको चाइना को पे करना पड़ रहे होते हैं या उससे वो चीजें खरीदता है, जिसको अमेरिका रोकना चाहता है कि अपनी जो फैक्ट्रियां हैं, जो अपने कारखाने हैं, उनका काम चलता रहे। ये ना हो कि चाइनीज प्रोडक्ट्स उनकी अपनी कंपनियों की मार्केटों को खाती जाएं और उनके जो मजदूर हैं, जो उनकी कंपनियां हैं, जो उनकी फैक्ट्रियां हैं, वो बंद हो जाएं। तो फिलहाल ये इस तरह का ट्रूस हुआ है। जी फरहान साहब, इसमें जैसे कि आपने जिक्र किया कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं अमेरिका से, वो चाइना में शिफ्ट हो गई हैं, और इससे फिर अमेरिका भी बड़ा परेशान है कि मुस्तकबिल में वाकई जो है वो चीन अमेरिका से आगे निकल जाएगा, इकॉनमी के एतबार से भी और बहुत सारी चीज़ों के एतबार से। तो क्या ये सूरत हाल ऐसी ही बनती नजर आ रही है? गालिबन फ़रहान शब्बीर से हमारी कॉल राब्ता मुनक़ते हो गया है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, मज़ीद बात करेंगे कि आगे हमने बात करनी थी कि मुत्तहिदा अरब इमारात का कौमी दिन था। उस कौमी दिन के हवाले से आज मुत्तहिदा अरब इमारात में तकारीब का अहतमाम किया गया और मुत्तहिदा अरब इमारात की तमाम रियासतों में झंडे भी लगाए गए और कौमी दिन के हवाले से जो तकारीब होती हैं वो तकारीब भी जारी हैं। 47वां यौम आज़ादी मनाया गया मुत्तहिदा अरब इमारात की जानिब से, और इस यौम आज़ादी के मौके पर पाकिस्तान की तरफ से भी मुत्तहिदा अरब इमारात को मुबारकबाद दी गई। और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने ये कहा कि 47 सालों में मुत्तहिदा अरब इमारात ने जो तरक्की की है वो वाकई बेमिसाल है और उससे दीगर ममालिक को भी उससे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। बिलखुसूस उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से बात की कि पाकिस्तान हमेशा से दुबई के साथ, मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ जो है वो खड़ा हुआ है और पाकिस्तान की कोशिश यही है कि पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ ताल्लुकात को अच्छा रखे और उसे मज़ीद मुस्तहकम करे, बिलखुसूस तिजारती एतबार से और इसी तरह दीगर जो उमूर हैं उस एतबार से पाकिस्तान के मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ ताल्लुकात अच्छे हों। इसमें एक बात बहुत अच्छी है, दिलचस्प भी है, और जो माजी में हमने देखा पिछले 3 महीनों के दौरान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जब अपना पहला दौरा किया तो उस दौरे में पहला विजिट उनका सऊदी अरब का था और फिर उसके बाद उनका जो दूसरा विजिट था वो मुत्तहिदा अरब इमारात का था। वहाँ पर वो गए, बड़े वहाँ के आला हुकाम से मुलाकात भी की और फिर इसी तरह उन्होंने गुज़श्ता महीने भी उन्होंने दुबई का दौरा किया, मुत्तहिदा अरब इमारात का दौरा किया और फिर वहाँ से ओहदेदारों से मुलाकातें भी की और बाहमी जो उमूर हैं तिजारती ताल्लुकात के अतबार से उस पर भी बातचीत की गई। पाकिस्तान और UAE जो हैं वो आपस में दोस्त हैं, बहुत अरसे से हैं और इसी तरह जो आपस के ताल्लुकात हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत भी हैं। पाकिस्तान के तकरीबन जो पाकिस्तानी कम्यूनिटी है मुत्तहिदा अरब इमारात में, वो इंडिया के बाद दूसरी बड़ी नेशन है जो वहाँ पर मौजूद है। तकरीबन 12 लाख से ज़ायद जो हैं वो पाकिस्तानी मुत्तहिदा अरब इमारात में मौजूद हैं। आज यौमुल वतनी था, यौम आज़ादी मनाया गया, वहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से बेहतरीन पैगाम दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ये पैगाम था और इससे मज़ीद ताल्लुकात मुस्तहकम होंगे। और मज़ीद आगे आप बात कर लेते हैं। अगली हमारी जो स्टोरी थी वो ये थी कि मुत्तहिदा अरब इमारात से इंडिया के शहर बम्बई तक समंदर में ज़ेरे आब एक बहुत बड़ा मंसूबा बनाया जा रहा है और इंडिया की कोशिश ये है कि वो सेंट्रल एशिया तक और इसी तरह मशरिक़ वस्ता तक और फिर वहाँ से यूरोप तक जो है वो रसाई हासिल कर ले। इंडिया अपने इस मंसूबे में किस हद तक कामयाब है, इसका अंदाज़ा जो नया एक प्रोजेक्ट सामने आया है, नया मंसूबा सामने आया है, उसके मुताबिक इंडिया कोशिश ये कर रहा है कि बम्बई को ज़ेरे समंदर मुंसलिक किया जाए दुबई के साथ। फुजैरा का जो इलाका है, रियासत है मुत्तहिदा अरब इमारात की,
उससे एक रेलवे ट्रैक बनाया जाएगा समंदर के अंदर, जो बराह रास्त मुत्तहिदा अरब इमारात से बम्बई तक जाएगा। इंडिया का जो बहुत बड़ा मशहूर शहर है, जो इकॉनमी के लिहाज से और इसी तरह मीशत के एतबार से बड़ी रीढ़ की हड्डी समझा जाता है इंडिया की, तो बम्बई तक ये सिलसिला है। और ज़ेरे समंदर 2000 किलोमीटर तवील जो है रेलवे ट्रैक बनाया जाएगा समंदर के अंदर, और इसके ज़रिए जो ट्रेन है वो चलेगी, और उस ट्रेन के ज़रिए से खलीजी रियासतों से जो पेट्रोल और तेल की जो मसनूआत हैं वो ट्रेन के ज़रिए से मुंतकिल की जाएंगी बम्बई में। और ना सिर्फ मुत्तहिदा अरब इमारात से, बल्कि सऊदी अरब से, बहरीन से, कुवैत से और दीगर जो ममालिक हैं खलीजी रियासतें हैं, उनको मुंसलिक किया जाएगा इंडिया के साथ। इंडिया मशरिक़ वस्ता के साथ मुंसलिक होना चाहता है, उसके लिए ये नया प्रोजेक्ट जो है सामने आया है। फ़िलहाल इस पर गौर व फिक्र जारी है, अभी तक ये मंसूबा अमली तौर पर शुरू नहीं हो सका, लेकिन जो मुत्तहिदा अरब इमारात के हुकाम हैं उनका ये कहना है कि इंडिया के साथ मुत्तहिदा अरब इमारात को मुंसलिक किया जाएगा समंदर के ज़रिए। ज़ेरे आब जो है ये रेलवे ट्रैक बनाया जा रहा है, 2000 किलोमीटर है, और इसकी लागत कई अरब डॉलर बताई जा रही है। और ये कितने अरसे में मुकम्मल होगा, इस हवाले से मज़ीद कोई डिटेल सामने नहीं आई, लेकिन ये ज़रूर कहा गया है कि जो रेलवे ट्रैक बनाया जा रहा है इसके ज़रिए से तेल सप्लाई किया जाएगा, और साथ साथ जो दीगर अशिया हैं वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जाती रहेंगी। और इसके साथ साथ एक और जो बात सामने आई है वो ये है कि मुंबई से जो इंडिया के एक दरिया है वहाँ से ज़ेरे आब जो ट्रैक बनाया जा रहा है, इसी ट्रैक के ज़रिए से पानी, साफ़ पानी जो है वो दुबई मुंतकिल किया जाएगा, मुत्तहिदा अरब इमारात मुंतकिल किया जाएगा, क्योंकि मुत्तहिदा अरब इमारात को बहुत सारा पानी का जो मसला है वो बहुत ज़्यादा है, साफ़ पानी का। तो साफ़ और शफाफ पानी जो है वो भी इसी ट्रैक के ज़रिए से पाइपलाइन बिछाकर इंडिया से हासिल किया जाएगा, और यहाँ से जो पेट्रोल है वो इस रेलवे ट्रैक के ज़रिए से मुंबई मुंतकिल किया जाएगा। यहाँ पर एक बात और जहन में रखनी चाहिए कि मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ इंडिया के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा मजबूत और मुस्तहकम हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात में सबसे ज़्यादा जो बैरूनी ममालिक से जो लोग आबाद हैं वो इंडिया के हैं। इंडिया की वहाँ पर तकरीबन 15 लाख से ज़ायद जो है वो आबादी मुत्तहिदा अरब इमारात में मौजूद है, और बाहमी जो तिजारत है दोनों ममालिक के दरमियान वो तकरीबन 53 अरब डॉलर से ज़ायद की है। सालाना तिजारत 53 अरब डॉलर से ज़ायद की है, जिसमें 30 अरब डॉलर से ज़ायद की जो अशिया हैं वो पेट्रोल के अलावा हैं। यानी कि इंडिया से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, कॉस्मेटिक का सामान है, और इसी तरह मसाले जात हैं, चावल है, और गोश्त है, और आयल है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, जो सब्जियां हैं जो मुत्तहिदा अरब इमारात को सप्लाई की जाती हैं, और बदले में इंडिया जो है मुत्तहिदा अरब इमारात से पेट्रोल ख़रीदता है। और जो ख़बरें सामने आ रही हैं, अभी अगले हफ्ते जो सुषमा स्वराज हैं वहाँ की भारतीय वज़ीर ख़ारजा हैं, उनकी मीटिंग है मुत्तहिदा अरब इमारात के ओहदेदारों से, और कोशिशें ये की जा रही हैं कि 2020 तक दोनों ममालिक के दरमियान जो बाहमी तिजारत का हुजम है उसे 100 अरब डॉलर तक लेके जाया जाएगा। लेकर जाने का ये प्लान है कि 2020 तक इंडिया और दुबई के दरमियान जो तिजारती हुजम है वो 100 अरब डॉलर का कर लिया जाए। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के साथ भी मुत्तहिदा अरब इमारात के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, लेकिन पाकिस्तान की बनिस्बत मुत्तहिदा अरब इमारात के ताल्लुकात इंडिया से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी एक बड़ी वजह तो जो सफारतकारी है उसमें इंडिया बहुत आगे जा रहा है। इंडिया की जो सफारतकारी है वो बहुत ज़्यादा आगे जा रही है, इस बात को हमें तस्लीम करना होगा। पाकिस्तान की तरफ से जो सफारतकारी होनी चाहिए थी, सफारती एतबार से जो कोशिशें होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही, माजी में नहीं हुई। अभी अलबत्ता अच्छा किया है इमरान खान साहब की हुकूमत ने कि उन्होंने इनिशिएटिव लिया और दौरा किया, 2 दौरे कर चुके हैं, और दुबई के हुक्मरानों से, मुत्तहिदा अरब इमारात के हुक्मरानों से मुलाकातें कर चुके हैं। और दूसरी तरफ जो दूसरी बड़ी वजह है वो ये है कि तिजारती एतबार से, दुनिया का इंटरनेशनल एतबार से जो मुत्तहिदा अरब इमारात है ये बहुत बड़ा मरकज़ है। यहाँ पर जिस मुल्क की जितनी ज़्यादा मसनूआत होंगी वो मुल्क उतना ही ज़्यादा आगे जाएगा। और दुबई के अंदर जाहिर सी बात है मुत्तहिदा अरब इमारात की दीगर रियासतों में भी
बिलखुसूस दुबई जो है सबसे बड़ा हब है, लेकिन वहाँ पर जो इंडिया की मसनूआत हैं कॉस्मेटिक के एतबार से, टेक्नोलॉजी के एतबार से और जो दीगर अशिया हैं वो वहाँ पर आती हैं और फिर वो आगे खलीजी रियासतों में, मशरिक़ वस्ता में तरसील वहाँ से की जाती है। पाकिस्तान की तरफ से अगर ये होता, मसनूआत को भेजा जाता और सही तरह से तजारती ताल्लुकात को कायम किया जाता तो शायद ये मसला ना होता। लेकिन एक और जो तीसरी बड़ी वजह है वो ये बताई जाती है कि पाकिस्तान के पास गवादर पोर्ट है और फिर पाकिस्तान सी पैक पर भी काम कर रहा है और पाकिस्तान को चाहिए ये था कि मुत्तहिदा अरब इमारात को पहले कोशिश तो की गई कि उनको भी शामिल कर लिया जाए, दावत भी दी गई, लेकिन अमली तौर पर कुछ इस तरह की सफारतकारी नहीं की गई कि मुत्तहिदा अरब इमारात को मजबूर किया जाता कि वो पाकिस्तान के साथ गवादर या सी पैक में शामिल हो जाता। मुत्तहिदा अरब इमारात ये समझता है कि गवादर शायद मुत्तहिदा अरब इमारात के मुस्तकबिल के लिए तिजारती एतबार से कोई बड़ा हरीफ ना बन जाए जिससे उनकी जो तिजारत है उसको फ़र्क आए। ये बहरहाल अच्छा फैसला किया इमरान खान साहब ने कि दौरा किया, दुबई का मुत्तहिदा अरब इमारात के हुक्मरानों से मिले और उनको कायल किया कि वो सी पैक में शामिल हों, पाकिस्तान में सरमाया कारी करें। बहरहाल इंडिया से मशरिक़ वस्ता, इंडिया की कोशिश ये है कि वो ना सिर्फ मशरिक़ वस्ता तक पहुँच जाए, खलीजी रियासतों से बराह रास्त मुंसलिक हो जाए और उसके साथ साथ इंडिया कोशिश ये भी कर रहा है कि पाकिस्तान के सी पैक के मुकाबले में वो चाबहार पोर्ट में जिस तरह से 55 अरब डॉलर से ज़ायद की सरमायाकारी कर चुका है और साथ साथ उनकी इंडिया की ये ख्वाहिश भी है कि वो चाबहार के जरिए से सेंट्रल एशिया तक पहुंचा जाए। जैसे कि पाकिस्तान ने सी पैक इसलिए बनाया कि सेंट्रल एशिया से फिर यूरोप तक पाकिस्तान अपने सी पैक को मुंसलिक करे, इसी तरह इंडिया जो है वो ईरान के साथ मिलकर चाबहार पोर्ट पर काम कर रहा है और सेंट्रल एशिया तक और यूरोपीय मंडियों तक वो पहुंचना चाहता है इंडिया। अब पाकिस्तान को करना यह है कि जब जो पाकिस्तान के पड़ोसी ममालिक हैं वो पाकिस्तान के ज़्यादा करीब हैं, मुत्तहिदा अरब इमारात पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा करीब है, उन्हें शामिल किया जाए जिस तरह से सऊदी अरब को शामिल किया जा रहा है। बहरहाल ये इस हवाले से पाकिस्तान की हुकूमत को और सफारत और जो वज़राए ख़ारजा हैं और जो वज़ारत ख़ारजा का जो पूरा प्लेटफॉर्म है उस हवाले से उनको कोशिशें करनी चाहिए कि पाकिस्तान भी आगे निकले, बजाय इसके कि इंडिया जो है पाकिस्तान से सबकत ले जाए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, आगे हमने बात करनी थी सऊदी अरब G20 की 3 रुकनी कमेटी में शामिल हो गया है। G20 कॉन्फ्रेंस बुनियादी तौर पर अर्जेंटाइन में 2 रोज़ा मुनक़िद हुई और इस कॉन्फ्रेंस का जो बुनियादी एजेंडा था वो ये था कि दुनिया के अंदर इक़्तिसादी एतबार से, माशी एतबार से जो इस्लाहात हैं आलमी तिजारत के हवाले से उन पर गौर व फिक्र किया जाए और उस हवाले से अर्जेंटाइन के अंदर ये 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई और उसमें दुनिया के जो 19 बड़े बड़े ममालिक हैं जो G20 के रुकन हैं वो शामिल हुए, जिसमें अमेरिका भी है, चीन, तुर्की, अर्जेंटाइन, मेक्सिको, सऊदी अरब एक वाहिद मुल्क है मशरिक़ वस्ता से सऊदी अरब जिसमें शामिल है, बाकी कोई मुल्क जो है अरबी इसमें शामिल नहीं है। तो सऊदी अरब की तरफ से सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो G20 कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए और इस कॉन्फ्रेंस का एजेंडा ये था कि आलमी तिजारत के हवाले से गौर व फिक्र किया जाए, किस तरह से उसमें तब्दीलियाँ की जा सकती हैं और फिर इसके साथ साथ जो सियासी सूरत हाल है बैनुल अक़वामी उस पर भी बातचीत हुई। तो सऊदी वली अहद को भी जो है ज़ेर बहस रहे, ये भी बहुत ज़्यादा खबरों की ज़ीनत बने रहे। उसकी वजह ये थी कि सऊदी सहाफ़ी जो कत्ल हुए उस हवाले से उन पर बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात हैं उस हवाले से, लेकिन बहरहाल उनकी बहुत अच्छी मुलाकातें रहीं। वहाँ पर रूसी सदर के साथ वो गर्मजोशी से मिले और उन्होंने हाथ पर हाथ मारा और बहुत गर्मजोशी से मुलाकात की। चीनी सदर से भी उन्होंने मुलाकात की और जनूबी कोरिया के सदर से भी मुलाकात हुई, अमेरिकी सदर से भी मुलाकात हुई और इसी तरह इंडिया के वज़ीर आज़म से भी उनकी मुलाकात हुई। और अब जो खबरें सामने आ रही है कि G20 के हवाले से 3 रुकनी एक कमेटी होती है, ट्राइका होता है, उसमें सऊदी अरब भी शामिल हो गया है। वो 3 रुकनी कमेटी में पहले अर्जेंटाइन था और उसके साथ साथ जापान और इसके साथ साथ तीसरा जो रुकन बन गया है वो सऊदी अरब है। और इस 3 रुकनी कमेटी का मकसद क्या होता है कि जो हालिया इजलास हुआ है G20 का वो या फिर जो गुज़श्ता या फिर उससे आने वाला इजलास जो है उस हवाले से ये तीनों जो नुमाइंदे ममालिक होते हैं ये इनको जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं। अब जो 2019 में G20 कॉन्फ्रेंस होगी वो जापान में होगी और 2020 में जो G20 कॉन्फ्रेंस होगी वो सऊदी अरब में होगी। सऊदी अरब में दुनिया के 20 बड़े बड़े ममालिक जो दुनिया की 80% तिजारत पर कंट्रोल रखते हैं वो सऊदी अरब में जमा होंगे। बहरहाल ये सऊदी अरब की कामयाब सफारतकारी है जिसे आगे बढ़ाना चाहिए। और इसके साथ साथ जो सऊदी अरब और रूस के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो भी अच्छे होने जा रहे हैं और ख़बरें ये सामने आ रही हैं कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो आइंदा साल 2019 के शुरू में सऊदी अरब का विजिट करेंगे और रूस और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात अच्छे होने जा रहे हैं। तो ये बुनियादी तौर पर सऊदी अरब के हवाले से एक अच्छी खबरें हैं, चूँकि सऊदी अरब एक अपने विजन के एतबार से 2030 विजन के एतबार से चल रहा है और
तेल की मसनूआत के हवाले से अपनी जो वसाइल हैं उनको तेल से हटकर वो दीगर अशिया पर मुंतकिल करने जा रहा है। ये खबर थी जिस हवाले से मज़ीद सऊदी अरब जो है अच्छी तरफ जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, एक और ख़बर शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ खबर है ईरान के अंदर एक खातून सहाफ़ी हैं, उनको कैद किया गया है, जेल की सज़ा दी गई है। समाजी कारकुन थी ये खातून और उनको जेल में डाला गया है। इनका नाम बताया जा रहा है, इनका नाम जो ईरान की जो मीडिया है, जो खबर रसाई एजेंसी है एरना के मुताबिक, उन्हें हफ्ते के रोज़ गैर मखसूस इल्ज़ामात की वजह से गिरफ़्तार किया गया और इनका नाम हंगामा शहीदी बताया जाता है और ये सहाफ़ी हैं बुनियादी तौर पर। और इसी तरह जो वहाँ का निज़ाम हुकूमत है ईरान का, उस हवाले से ये तनकीद भी करती रही हैं और जो ईरानी इंतखाबात हुए थे उस हवाले से 2017 के अंदर, उस हवाले से भी इन्होंने तनकीद की थी और एहतजाज भी किया था, जिसकी वजह से ये मुसलसल ईरानी हुकूमत की नज़र में रही और उससे पहले भी इन्हें गिरफ़्तार किया गया। हंगामा शहीदी इनका नाम बताया जाता है और ये ईरान की समाजी कारकुन हैं, सहाफ़ियाँ हैं। इन्हें 12 साल से ज़ायद की जेल की सज़ा दी गई है। तो ईरान के अंदर बुनियादी तौर पर होता यह है कि वहाँ के निज़ाम हुकूमत पर अगर कोई बंदा तनकीद कर ले तो वो तनकीद बर्दाश्त नहीं की जाती। जमहूरी नाम तो है इस्लामी जमहूरिया ईरान, इस्लामी भी नाम रखा हुआ है, जमहूरिया भी नाम रखा हुआ है, लेकिन दोनों चीज़ें वहाँ पर नहीं हैं। अक़लियतों के साथ मज़ालिम भी किए जाते हैं और अक़लियतों को वो हुकूक भी नहीं दिए जाते और जेलों में भी कैद रखा जाता है, लापता भी कर दिया जाता है। यही वजह है कि आप ईरान के अंदर अगर देख लें सूरत हाल, तो मुसलसल वहाँ पर एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं और अवाम बहुत ज़्यादा गुर्बत का शिकार है, परेशान है। तो ये सूरत हाल है ईरान की अंदरूनी। फिर मीडिया जो है वो ईरान का अंदर का जो मीडिया है वो खबरें बाहर नहीं लाता और इंटरनेशनल मीडिया को ईरान में कवरेज की इजाज़त भी नहीं है और यही वजह है कि समाजी हुकूक और इंसानी हुकूक की जो तंजीमें हैं वो ईरान पर इल्ज़ाम लगाती रहती हैं कि ईरान के अंदर लोगों के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म व तशद्दुद किया जाता है, उन्हें जेलों में डाला जाता है। जेलों में ऐसे कैदी हैं जो साल हा साल से जेलों में रखे गए हैं, उन्हें अदालतों में पेश नहीं किया जाता, उन पर मुकदमा नहीं चला जाता, कानूनी रास्ता उन्हें फराहम नहीं किया जाता। अब ये जो सहाफ़ियाँ जो वहाँ की गिरफ्तार हुई हैं, जिनको जेल में डाला गया है, हंगामा शहीदी, इनको भी सिर्फ और सिर्फ ये जुर्म था इनका कि इन्होंने अदालती फैसले पर तनकीद की थी कि लोगों को इंसाफ नहीं मिलता, इस वजह से इनको जेल में डाल दिया गया। बहरहाल इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक और स्टोरी है तौहीन मज़हब की रोकथाम के लिए इंडोनेशिया ने एक बेहतरीन तरीका निकाला है और इंडोनेशिया की हुकूमत की जानिब से एक नई ऐप जो है वो तैयार की गई है जिसके ज़रिए लोग मुबैना तौहीन मज़हब को रिपोर्ट कर सकेंगे। स्मार्ट पैकम नामी इस ऐप का नाम बताया जा रहा है, जिस पर लोग फोटेज और इसी तरह वीडियोस, ऑडियोज़ और तौहीन मज़हब या तौहीन रिसालत से मुताल्लिक़ा दीगर शवाहिद को अपलोड करके इंडोनेशिया के महकमा बराए अकायद और अमूर इस्लामी को भेज सकेंगे। इंडोनेशिया की हुकूमत की जानिब से ये बहुत अच्छा इक़दाम है कि उन्होंने जो जदीद टेक्नोलॉजी है उसका सहारा लिया और उस सहारे के ज़रिए एक ऐसी ऐप जो है मुतारफ़ करवा दी स्मार्ट पैकम के नाम से कि जिसके अंदर अकायद मौजूद हैं, इस्लाम के जो मालूमात हैं इस्लामी हवाले से वो मौजूद हैं कि कौन कौन सा अकीदा क्या है और कौन कौन सी इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ अगर वायलेशन होती है या कोई उसके ख़िलाफ़ वर्जी करता है या उसकी तौहीन करता है, मज़हब की तौहीन करता है या शायर इस्लामी की तौहीन करता है, तो उसे रिपोर्ट करने के लिए हर बंदे को सहूलत दे दी गई है कि वो इस ऐप के ज़रिए अपनी शिकायत दर्ज करवा सकें। और फिर ये जिस जो महकमा उमूर इस्लामी है इंडोनेशिया का, उसकी तरफ से बनाई गई है। दूसरी तरफ से जो सेकुलर लॉबीज़ हैं इंडोनेशिया के अंदर, वो ये कह रही हैं कि इससे जो अक़लियतें हैं उन पर फ़र्क पड़ेगा, उन पर ज़द आएगी और इससे उन्हें उनका इस्तेहसाल किया जाएगा। आपको ये जानकर नाज़रीन किराम बहुत ज़्यादा हैरत होगी कि इंडोनेशिया के अंदर 95% कहा जाता है कि वहाँ की आबादी मुसलमान है और इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क है जिसकी सबसे ज़्यादा आबादी जो है मुसलमान है और 225 मिलियन से ज़्यादा वहाँ की आबादी है जो सारी की सारी मुसलमान है। और दुनिया में देखा जाता है हज के मौके पर भी और उम्रे के मौके पर भी कि सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया के हुज्जाज किराम आते हैं। तो अब वहाँ पर होता यह है कि जो अमेरिका है और इसी तरह दीगर जो यूरोपियन ममालिक हैं, मगरबी ममालिक हैं, वहाँ की NGOs वहाँ पर सरगर्म हैं, लोगों को इस्लाम से दूर करने के लिए कोशिशें करती हैं और इस तरह के हीले
बहाने तराशे जाते हैं कि जिससे लोगों को इश्तियाल हो। जिस तरह से पाकिस्तान में होता है कि तौहीन मज़हब कर दी जाती है, तौहीन रिसालत या नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ ऐसी जसारत कर दी जाती है जिससे फिर लोग मुश्ताइल हो जाते हैं, लोग एहतजाज करते हैं। तो इसी तरह की सूरत हाल इंडोनेशिया में भी है। तौहीन मज़हब या तौहीन रिसालत के हवाले से इंडोनेशिया का जो कानून है वो ये कहता है कि 5 साल के करीब जो है वो तौहीन रिसालत के या तौहीन मज़हब के जो मुजरिम है उसे 5 साल तक कैद रखा जाएगा और भारी जुर्माना भी आयद किया जाएगा। इंडोनेशिया के एक गवर्नर थे जकार्ता, जो इंडोनेशिया का दारुल हुकूमत है, उनकी तरफ से एक मरतबा ऐसा हुआ कि उन्होंने गुज़श्ता 2 साल पहले की बात है कि दारुल हुकूमत जकार्ता के ईसाई गवर्नर थे, उन्होंने तौहीन मज़हब किया जिस पर उन्हें 2 बरस कैद की सज़ा दे दी गई। कहा जाता है कि 50 सालों में ये वाहिद ईसाई गवर्नर थे जो जकार्ता जैसे इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत के सदर गवर्नर बन गए और फिर इन्होंने तौहीन मज़हब के हवाले से कोई ऐसी गुस्ताखी की जिस पर इन्हें 2 बरस कैद की सज़ा सुनाई गई। बहरहाल ये अच्छा फैसला है इंडोनेशिया की हुकूमत का कि उन्होंने जदीद जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और ऐसी ऐप बना दी स्मार्ट पैकम के नाम से जिसके ज़रिए से लोग बराह रास्त जहाँ कहीं भी हैं जो सबूत देखें, वीडियोस की सूरत में, फोटेज की सूरत में, तस्वीर की सूरत में या लिखाई की सूरत में, उसे वो इस ऐप के ज़रिए से ऊपर वाले तबके या हुक्मरानों तक पहुँचा सकेंगे। यहाँ पर एक बात जिक्र करना और बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह से पाकिस्तान में कादियानी सरगर्म हैं और कादियानी की कोशिश होती है कि वो ख़ुद को मुसलमान ज़ाहिर करके धोखा देकर लोगों को इस्लाम से दूर कर लें, इसी तरह इंडोनेशिया के अंदर भी कादियानी जो मिशनरी हैं वो बहुत ज़्यादा सरगर्म हैं। कादियानी इंडोनेशिया में जाते हैं, वहाँ पर पाकिस्तान का नाम लेते हैं और अपने आप को पाकिस्तानी शो करवाकर अपने आप को ये कहकर कि हम भी मुसलमान हैं, वहाँ के मुसलमानों को कादियानी बनाते हैं। इंडोनेशिया के अंदर बुनियादी तौर पर 6 मज़ाहिब हैं जिनको रियासती एतबार से तस्लीम किया जाता है। हिंदू मत है, बुद्ध मत है, ईसाई है और इसी तरह दीगर 3 मज़ाहिब और भी हैं। लेकिन कादियानी चूँकि कोई मज़हब नहीं है, ये बुनियादी तौर पर मुसलमानों को धोखा देने के लिए एक फ़िरका बनाया गया, एक तंजीम बनाई गई है जिसका मकसद मुसलमानों को कमज़ोर करना और मुसलमानों को अंदर से खोखला करना और मुसलमानों को दुनिया के अंदर मगलूब बनाना है। तो कादियानी इंडोनेशिया में जाकर वहाँ के मुसलमानों को गुमराह करते हैं, वहाँ के लोगों को इस्लाम से वरगलाते हैं और नाउज़ुबिल्लाह मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के हवाले से ये कहते हैं कि वो मसीह थे या फिर आखिर में जाकर वो माज़अल्लाह वो नबूवत का भी दावा करते हैं, कहते हैं कि उन पर ईमान ले आएँ। तो ये सूरत हाल है इंडोनेशिया के अंदर। तो इस सिलसिले को रोकने के लिए ये जो ऐप बनाई गई है ये बहुत कारगर साबित होगी और इस हवाले से इस फैसले को जितना सराहा जाए उतना कम है। बहरहाल दुनिया मेरे आगे प्रोग्राम में आज की टॉप स्टोरीज़ के साथ आज के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।